हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। ये जो क्लास है हमारी, ये DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पर 2015 वाला, और ये पार्ट 7 है। इससे पहले मैं 6 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लो जाके, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ DSSB के साथ साथ ये PGT कॉमर्स का कोई भी एग्जाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक UGC नेट, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, NVS KVS, ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि इससे पहले मैं 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। क्या बोल रहा है? कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सी नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट, या फिर डी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है कैन बी फाउंड ऑन कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अल्टरनेटिवली जो फॉर्मूला होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का, वो क्या होता है? नेट इनकम प्लस नॉन कैश एक्सपेंस प्लस में चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखो यहाँ पे बोला है ना, नेट इनकम प्लस नॉन कैश। तो आपको याद ही रखना है कि हम नेट इनकम जो होती है हमारी, उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक और तरीके से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब है ये वाला पूरा पोर्शन, नेट इनकम प्लस में नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, अब ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है ये क्या है? देखो यहाँ पे हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट असेट प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। मतलब अगर डिक्रीज इन करंट असेट ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब इंक्रीज होगा करंट लायबिलिटी में तो वो ऐड करेंगे, और माइनस करते हैं हम यहाँ पे नेट इंक्रीज इन करंट असेट माइनस नेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो क्या करना है? अगर असेट आपकी डिक्रीज हो रही है तो उनको क्या करना है? ऐड करना है, और इंक्रीज हो रही है तो उसको माइनस करना है। सिमिलरली अगर करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड करना है, और डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस करना है। ओके, तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें तो आपको अपना ऑप्शन पता चल जाएगा। देखो, नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट, तो सिर्फ इंक्रीज इन करंट असेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? नेट प्रॉफिट के साथ इंक्रीज इन करंट असेट ये नहीं होगा। नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये भी नहीं होगा। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ था, इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट असेट या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये ऑप्शन भी सही है। कैसे? क्योंकि सपोज वहाँ पे जो बाकी के 3 थे आपका, कि इंक्रीज इन करंट असेट, हो सकता है हमारा कोई इंक्रीज हो ही ना रहा हो करंट असेट में, तो आप उसको लेस कहाँ से करोगे? ओके, या फिर आपका क्या था? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसको हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर रहे थे। तो हो सकता है वो सब यहाँ पे हुए ना हो, सिर्फ क्या आपका चेंज हुआ हो? डिक्रीज इन करंट असेट हुआ हो, इसीलिए हम इसको यहाँ पे सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये क्यों नहीं थे राइट? क्योंकि यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड नहीं किया जा रहा था। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस ड्यू टू, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है आपका, मतलब जो डिफरेंसेस आ जाते हैं मटेरियल कॉस्ट में आपके, जो अपने स्टैंडर्ड सेट किया होता है और एक्चुअल कॉस्ट में, वो किस वजह से आता है? ऑप्शंस आर चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, चेंज इन क्वांटिटी यूज्ड, चेंज इन मटेरियल मिक्स्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एग्जैक्टली होता क्या है। देखो,
जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है आपका वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं पहले से कि ये हमारी कॉस्ट एग्जैक्टली आनी चाहिए मटेरियल को लेकर, और फिर आप उसको मेजर करते हो किसके साथ, एक्चुअल कॉस्ट के साथ। तो जब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है या डिफरेंट होती है एक्चुअल कॉस्ट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये क्या बोल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैन बी ड्यू टू लेस परचेज प्राइस बीइंग पेड देन द स्टैंडर्ड। जो अपने स्टैंडर्ड मान के चला था कि सपोज आपको मटेरियल है जो आपका 8 रुपीज़ पर पीस मिल जाएगा, वो आपको लेस में मिल गया या ज़्यादा में मिल गया, तो आपकी कॉस्ट में क्या आएगा, चेंजेस आ जाएंगे भाई। या फिर बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, या फिर जो आपने सोच के चला था कि आप इतना मटेरियल यूज करोगे लेकिन उससे कम या ज़्यादा यूज हो रहा है, तो क्या होगा, उससे तभी भी आपकी कॉस्ट इम्पैक्ट कर जाएगी। थर्स द कॉस्ट वेरिएंस इज मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स। क्या क्या चीज़ है यहाँ पे आपकी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर प्राइस में चेंज होता है मटेरियल के तो भी आपका कॉस्ट वेरिएंस होगा, या फिर चेंज इन क्वांटिटी होता है तो भी आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा, और या फिर चेंज इन मटेरियल मिक्स। तो देखो अगर आपको इस वाले ऑप्शन का भी नहीं भी आइडिया हो रहा है ना कि ये है या नहीं, तो आप ये देखो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके करेक्ट है ना। अगर दो करेक्ट हैं दैट मीन्स थर्ड भी करेक्ट होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। थोड़ा सा और देखते हैं इसको, ये आई थिंक पिक थोड़ी ब्लर है लेकिन कोशिश करना देखने की। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसके दो पार्ट पढ़े थे हमने, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है वो क्या होता है कि जब आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। मतलब जो आपने प्राइस सेट कर लिया था कि इतने का आपको मटेरियल मिल जाएगा, और जो एक्चुअल प्राइस आप पे कर रहे हो मटेरियल के लिए, किस मटेरियल के लिए, जो कि आप यूज कर रहे हो, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर द प्रोडक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जो आपका डिफरेंस आया, इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी यूज, जो आप क्वांटिटी यूज करोगे मटेरियल की प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्या था हमारा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एट द स्टैंडर्ड परचेज प्राइस। मतलब जो अपने क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सोची थी कि आपकी इतनी क्वांटिटी यूज होगी बनाने में प्रोडक्ट को, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल क्वांटिटी यूज करने में। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या हो जाता है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ये तीनों फॉर्मूले भी याद कर लेना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ द अबव, भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स फॉर द ईयर ₹40,000। जो सेल हुई आपकी ईयर की 40,000, परचेज ₹30,000, एक्सपेंस ₹5,000 एंड क्रेडिटर एट द स्टार्ट ₹10,000 और क्रेडिटर्स एट द एंड ₹15,000। कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। तो यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशन पढ़ा था है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि नेट प्रॉफिट जो आपका है वो प्लस में नॉन कैश एक्सपेंस आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि नेट डिक्रीज इन करंट एसेट, नेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, नेट इंक्रीज इन करंट एसेट या फिर नेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये हमारा होता है किसका फॉर्मूला, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब अपने क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो देखो पहले तो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, राइट। क्या चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट चाहिए। अब देखो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, अगर आप सेल्स में से ये एक्सपेंसेस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि सेल्स कितने की है आपकी 40,000 की, उसमें से आप माइनस कर दो ये 30,000, और ये जो आपका क्या था एक्सपेंसेस -5,000। ओके, तो टोटल 35,000 आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना बच गया, देखो यहाँ पे 35 गया तो 5,000 हमारे पास बच गया। ओके, अब आप देखोगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो असेट से रिलेटेड तो कुछ नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है,
क्रेडिटर्स एट द एंड कितने हैं, 15,000 हैं, और क्रेडिटर्स एट द स्टार्ट कितने थे, 10,000 थे, राइट। तो हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है, 15,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, है ना। तो इंक्रीज इन जो आपका लाइबिलिटी होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे इसको आप ऐड कर दोगे 5,000 को, तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्या करा हमने यहाँ पे, पहले सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करके आपका प्रॉफिट निकाल लिया, उसमें हमने वर्किंग कैपिटल चेंज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो कि कितना है 5,000। तो हमारा टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया, 10,000 आ गया, ओके। और नॉन कैश एक्सपेंस तो यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन के अंदर, जिसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, जैसे कि डेप्रीशिएशन, ये क्या है आपका डेप्रीशिएशन। अगर आपको यहाँ पे दिया होता डेप्रीशिएशन तो इस 5,000 में हम उसको भी क्या कर देते, ऐड कर देते, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट में क्या करना होता है, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल नेचर। इनमें से कौन सा जो है कैपिटल नेचर का आइटम है। तो दो तरीके के हमारे एक्सपेंस होते हैं, देखो, एक तो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंड और एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी नहीं करते, जो कि कैसे होते हैं आपके नॉन अकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब कि जो जल्दी जल्दी अकर नहीं होते। और जनरली हम ये किस पर करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज करने पे, जो कि आप लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हो और जो आपको हेल्प करती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, जो आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, कॉस्ट कम करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ओके। फिर एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आप डे टू डे बेसिस पे करते हो, जो आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड होता है या फिर जो बहुत जल्दी अकर होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और द कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिवेन्यू ट्रांजेक्शन और ऑपरेटिंग पीरियड सच एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर रिपेयर्स या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंस जो होते हैं आपके, ये सब किस में आ जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए, जो आपके कभी कभी अकर होते हैं और जनरली ये हम फिक्स्ड एसेट्स पर खर्च करते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना ऑप्शन देखो यहाँ पे भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल नेचर। इनमें से कैपिटल नेचर का कौन सा है। 2,000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग प्लांट एंड मशीनरी टू कन्वीनियंट साइड, मतलब डिसमेंटल कर रहे हो किसी प्लांट एंड मशीनरी को कन्वीनियंट साइड पे, तो क्या ये आपका कैपिटल नेचर का होगा, नहीं होगा। वो प्लांट एंड मशीनरी तो ऑलरेडी आप परचेज कर चुके हो ना, तो ये आपका कैपिटल नेचर का नहीं है। उसके बाद 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। अब देखो ये किससे रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है ना, और स्टॉक हमारा किस में आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर 5,000 पेड फॉर इरेक्शन इन न्यू मशीनरी, मतलब आपने कोई न्यू मशीनरी खरीदी और उस पर आप क्या कर रहे हो, 5,000 पे करो इरेक्शन या इंस्टॉलेशन पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई फिक्स्ड सेट परचेज करते हो तो उसको जहाँ से आपने परचेज किया वहाँ से अपने ऑफिस तक लाने का जो एक्सपेंस होता है आपका, कैरेज वगैरह, वो प्लस में उसकी इंस्टॉलेशन पे कोई भी आपका खर्चा होता है कि आपने मतलब आप सेट परचेज कर ली, फिर 500 रुपये उसको लाने में लग गए या फिर 2,000 रुपये फिर उसको इंस्टॉल कराया वहाँ पे लग गए, तो वो सारा आप उस असेट के प्राइस में ही क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। और ये सारा ही क्या होता है, हमारा होता है कैपिटल नेचर का। हाँ, लेकिन अगर एसेट लाने के बाद आपने यूज़ कर ली, उसके बाद उसका कोई पार्ट खराब हो गया या उसमें कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो जब आप रिपेयर कराते हो उसको, वो हमारे किस में आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो ना। ये हमने पढ़ लिया ऑप्शन कि इरेक्शन इन न्यू मशीनरी, इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 5,000 वाज एक्सपेंड ऑन री इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी, मतलब आप एक बार उसको इंस्टॉल करवा चुके हो, जब आप लाए थे, अब उसको आप री इंस्टॉल करवा रहे हो, तो ये आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका 5,000 पेड फॉर इरेक्शन इन न्यू मशीनरी। आप कोई न्यू मशीनरी लाए और आप उसकी इंस्टॉलेशन पे कुछ खर्च कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रीशिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डेप्रीशिएशन आप लगाते हो फिक्स्ड असेट पे, वो किस टाइप का एक्सपेंस होता है। तो देखो, जब आप फिक्स्ड असेट परचेज करते हो, ये हमें पता है ये किस नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है, ओके, क्योंकि आप ये लॉन्ग टर्म में करते हो इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो आपका डेप्रीशिएशन होता है, ये क्या करते हो, आप हर साल ही लगाते हो, तो ये किस नेचर का होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है। तो डेप्रीशिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट जो होता है वो किस नेचर का है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। देखो,
यहाँ पे ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बता देती हूँ। तो डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट द पीरियोडिक शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इनटू एन एक्सपेंस एज अ फिक्स्ड एसेट इज यूज्ड ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखो ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनको आप, जो एक्सपेंडिचर आप करते तो एक बार हो, मतलब लेकिन उसका जो आप बेनिफिट उठाते हो वो बहुत टाइम तक उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट किया, अब आपने एडवर्टाइजमेंट पे एक बार पैसा लगा दिया उसका, लेकिन बेनिफिट तो आपको आने वाले सालों में भी मिलेगा ना भाई, आने वाले ईयर्स में भी मिलेगा। तो इस एक्सपेंस को आप एक साथ राइट ऑफ नहीं करते, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर is an expense which is incurred while accounting period and the result on the benefit of this expenditure are obtained over the multiple years in the future। मतलब करते तो किसी एक साल में खर्च हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आगे फ्यूचर में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। इट विल कीप शोइंग इट्स बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स, मतलब आने वाले सालों में भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। वी शो द बैलेंस अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और सपोज आपका 10,000 का एक्सपेंस हुआ और उसको आपको 5,000 में क्या, सॉरी 5 ईयर्स में क्या करना है आपको, उसको राइट ऑफ करना है। तो आप हर साल क्या दिखाओगे, 2,000 रुपये उसका राइट ऑफ करते रहोगे। फिर जो अमाउंट आपका बचता रहता है, जैसे कि 10,000 का आपका एक्सपेंस हुआ, फर्स्ट ईयर में आपने 2,000 क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। तो अभी 10,000 का तो नहीं बचा ना, कितने का बचा भाई, 8,000 का बचा। इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, एक्सपेंस सॉरी असेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट की। फिर आपका नेक्स्ट ईयर 6,000 बचेगा, उसको आप दिखाओगे कहाँ पे, असेट साइड में बैलेंस शीट की। ऐसे इसको धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करते रहते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई थिंक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होती तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो, और बताया करो कैसी लग रही है आपको वीडियो, ये सीरीज आपकी हेल्प कर भी रही है या नहीं कर रही, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, एज यू नो बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका, और इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।